हे गाइस, मैं हनु आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस रेगुलर ले रहे होंगे, आगे की पढ़ाई जारी रखे होंगे। अभी तक हम लोग पिछली क्लासों में प्राचीन भारत के इतिहास को जान रहे थे, जिसमें से हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता से कवर करते हुए महोत्तर काल तक का हम लोग ने सफर तय किया। अब आगे आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो गुप्त काल होने वाला है। गुप्त काल में हम लोग गुप्त वंश के बारे में जानेंगे, कैसे उसकी स्थापना हुई, उनके एक एक शासकों के बारे में जानेंगे, उनका प्रशासनिक, सामाजिक और जो स्थापत्य वाला है उसके बारे में जानेंगे। गुप्त काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोग एक एक चीज को आगे आज जानेंगे, पूरा गुप्त काल कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल देखेंगे। आगे की 2 या 3 क्लासों में हम लोग का प्राचीन भारत का इतिहास जो है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूं, जिससे आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में आसानी हो। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या क्यों ज्वाइन करेंगे, इसके रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है कि पिछले 2 सालों में आप देख सकते हैं कि 2020 में भी 170 से ज़्यादा का सिलेक्शन अनअकैडमी के थ्रू हुआ है। 2021 में भी 178 से ज़्यादा का सिलेक्शन अनअकैडमी हुआ। साथ ही इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए काफ़ी टीचर्स का चॉइस मिल जाएगा। आप अपने कोर्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। अनलिमिटेड व्यू देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, जितनी बार आपका मन करे एक लेक्चर को देखने के लिए, एक कोर्स को देखने के लिए आप अनलिमिटेड, जब तक आपका टाइम पीरियड है उस बीच में आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है, साथ ही प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे, लैब मेंटरशिप मिलेगी आपको और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अगर आपको एक मुश्त पैसे जमा करके सब्सक्रिप्शन या अपना अनअकैडमी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है तो आप 0% EMI के थ्रू भी ले सकते हैं। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपको काफ़ी चॉइसेस मिल जाएंगे, काफ़ी आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, ठीक है, साथ में हिस्ट्री मिल जाएगा, PSIR मिल जाएगा, काफ़ी ऑप्शनल आपके बेनिफिट इससे मिल जाएंगे। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और आप जो कोड है ना वो लाइव 10 का जो कोड है इसको यूज़ करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आपके दोस्त हो, फैमिली में कोई हो या आप खुद हो, कोई भी अगर अनअकैडमी किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, UPSC, SSC, बैंकिंग, जितने भी कोर्स हैं, किसी भी कोर्स को आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो उसमें लाइव 10 का कोड अवश्य यूज़ करें, जिससे आपको 10% का बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज के हम लोग क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे गुप्त एम्पायर के बारे में। पूरा हम लोग गुप्त एम्पायर को जानेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप देखें उत्तर भारत का मैक्सिमम और पूर्व भारत, पश्चिम भारत, साथ ही दक्षिण का कुछ एरिया इधर वाला साइड वाला, यहाँ तक में गुप्त साम्राज्य का आप देख सकते हैं विस्तार था। एक एक चीज हम लोग जानेंगे, पूरी तरीके से गुप्त काल को कवर करेंगे। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त राजवंश जो है प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था। प्रमुख राजवंश क्या होते हैं, मतलब कि इनका इतिहास में काफी महत्व होता है। जैसे मौर्य वंश हो गया, आपका मौर्य वंश मैक्सिमम लोगों को पता है। मौर्य वंश हो गया आपका, उसके पहले नंद वंश जो था, ये काफी महत्वपूर्ण वंश थे। उसी तरह गुप्त राजवंश जो था ये भी एक महत्वपूर्ण वंश था। इसका भी जो इतिहास में योगदान है, काफी योगदान है। सामाजिक स्थिति में है, धार्मिक स्थिति, इनकी स्थापत्य कला, प्रशासन के बारे में, इन सब में काफी योगदान इस राजवंश का था। साथ ही इसने 300 वर्षों तक तो शासन किया भारत में। पूर्व समय के जो क्षेत्र विस्तार था उसमें इसने 300 वर्षों तक शासन किया, तो एक प्रमुख राजवंश था। इतिहासकार द्वारा इस अवधि भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग बताया कि इसको भारत का स्वर्ण युग, इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काफी रीजन, जब हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे तो उसका रीजन आप अपने आप जान जाएंगे कि इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता जो थी स्थापित नहीं रही। जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो मौर्य वंश के पतन के बाद आप जानते हैं मौर्योत्तर काल आया। उसमें भी जो स्थिति थी सामान्य नहीं थी, निश्चितता व्याप्त नहीं थी, एकता व्याप्त नहीं थी भारत में।
एक लंबा समय भारत विखंडित रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं केंद्रीय शक्ति न होने के कारण छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो चुका था। और हर्ष के काल तक आते आते यहाँ पे राजनीतिक एकता जो थी, जो मौर्य वंश के समय व्याप्त थी, वैसी एकता हमको दोबारा देखने को हर्ष के समय में ही मिलती है। जब हर्ष का शासनकाल आता है उस समय ऐसी एकता जो है हमें देखने को मिलती है। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था। जो कुषाण और सातवाहन थे, हम लोग पढ़ेंगे इनको, सातवाहनों कुषाणों को, ठीक है। इन्होंने भी राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था। महोत्तर काल के उपरांत 30वीं शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वकाटक तथा पूर्वी गुप्त वंश प्रमुख हैं। ये गुप्त वंश जो था ये पूर्वी भारत जो है वहां पे गुप्त वंश था। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने से जो है गुप्त वंश हो जाता है। जो मौर्य वंश का पतन हुआ, मतलब आप इसका मतलब क्या समझ रहे, राजनीतिक एकता लाने का मतलब एक केंद्रित शक्ति के रूप में बाकी सभी जो विभाजित शक्तियां थी उनको एक करना जिस राजवंश ने किया, वो मौर्य वंश के बाद क्या था, गुप्त वंश था। गुप्त वंश के शासकों ने ऐसी नीतियां बनाई, ऐसा प्रशासन रखा कि सभी लोग जो क्षेत्र में विभाजित थे एक छत्र के नीचे आ गए और एक राजनीतिक एकता आपको देखने को इस समय गुप्त वंश में मिलती है मौर्य वंश के बाद। क्योंकि महोत्तर वंश में तो लाने का प्रयास किया जा रहा था कुषाण सातवाहनों के द्वारा, लेकिन वो ला नहीं पाए थे। इसलिए मौर्य वंश के बाद जो सबसे पहले हमें राजनीतिक एकता मतलब कि केंद्रीय शक्ति के रूप में देखने को जो मिलती है वो हमें गुप्त वंश में देखने को मिलती है। गुप्त वंश की जो नींव है वो 30वीं शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान जो होता है 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। मतलब जो इनकी नींव डाली गई वो 30वीं शताब्दी की चौथे दशक मतलब 340 के आसपास की बात की जा रही है, 340 के आसपास ईस्वी में इनका नींव डाली गई थी। लेकिन जो उत्थान होता है वो 4वीं शताब्दी की शुरुआत में होता है, मतलब कि आपका 240 तीसरी शताब्दी 240 या 340 और इधर 4वीं शताब्दी 400 के आसपास जो आपका देखते हैं इस समय इसका क्या होता है, उत्थान होता है। मतलब कि ये काफी तेजी से विकसित होता है, मजबूत स्थिति में आता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य जो था आधुनिक उत्तर प्रदेश बिहार में था। जो गुप्त वंश का पहला आपका प्रारंभिक राज्य मतलब जहाँ से शासन किया जा रहा था, शासित क्षेत्र था, वो उत्तर प्रदेश और बिहार था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने थे। देखिए आपको इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त थे, ये आपको पता है। संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन पहले जो प्रथम शासक बने थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी के शासक गुप्ता को एकजुट किया। उनके पुत्र प्रसिद्ध समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ये समुद्रगुप्त इनको भारत का अलेक्जेंडर मतलब भारत का सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी साम्राज्यवादी नीति का अपनाया था और इन्होंने भी अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए काफी दूर दूर तक की यात्राएं की, युद्ध किए और उसमें विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने आज अपने जीवन में कोई भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, तो इसलिए इन्हें भारत का अलेक्जेंडर या भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्त शक्ति का जो विस्तार किया और मध्य भारत में गंगा घाटी के कुलीन राजाओं और उन क्षेत्रों को वस्तुतः समाप्त कर दिया जो तब गुप्ता के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे। इन्होंने क्या किया था कि अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कहां से कहां किया था, उत्तर में भी किया, पूर्वी भारत में भी किया और मध्य भारत का जो गंगा घाटी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। साम्राज्य के जो तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आपने विक्रम बेताल वाली जो कहानी सुनी है ना, वो कहानी इन्हीं विक्रमादित्य के, क्योंकि इतिहास में शायद 13 या 14 विक्रमादित्य हुए। तो ये जो आप विक्रम और बेताल वाली कहानी सुनते हैं वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मनाया गया, लेकिन उनका शासन का सैन्य विजय की तुलना में सांस्कृतिक बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ है। मतलब आप देखेंगे ना कि ये जो तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका जो नाम जोड़ा जाता है ये युद्ध नीति को लेके या युद्ध विजयों को लेके ज्यादा फेमस
नहीं है, लेकिन इनका जो कार्य है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में इन्होंने इतना कार्य किया है कि इसकी इनको सांस्कृतिक क्षेत्र और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़ने के कारण ही इनकी उपलब्धियों को अधिक बताया गया है। ना कि ये कि सैनिक विजय इन्होंने ज्यादा की, इन्होंने सांस्कृतिक विजय ज्यादा की, बौद्धिक विजय ज्यादा की, ना कि युद्ध करके विजय प्राप्त की है। उनके उत्तराधिकारी जो थे कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता और अन्य ने धुनास पर आक्रमण के साथ साम्राज्य के क्रमिक निधन को देखा। 6वीं शताब्दी के मध्य तक जब राजवंश का अंत हुआ तो राज्य एक छोटे से आकार में घट गया था। देखिए, जब तीसरी शताब्दी मतलब लगभग 300 सालों तक तीसरी शताब्दी में स्थापना, लेकिन जब 6ठी शताब्दी आती है तो ये राज्य जो होता है एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह जाता है, क्योंकि इनके जो बाद के शासक होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली नहीं होते हैं कि राज्य को एक मजबूत शक्ति के रूप में, केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। और 6ठी शताब्दी आते आते जब इसका 6ठी शताब्दी का अंत होता है, या मध्य की बात करें, 6ठी शताब्दी के मध्य की बात करें, उस समय यह राजवंश का अंत हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसके हमको स्रोत मिलते हैं, क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किसने इसका स्थापना किया और कौन इसके वास्तविक संस्थापक हैं। संस्थापक दो तरह के होते हैं, एक जिसने स्थापना किया, एक संस्थापक वो होते हैं जिन्होंने उस साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उसको एक मजबूत शक्ति प्रदान की है, मजबूती प्रदान की है, उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जो प्रयाग मतलब आज का इलाहाबाद वाला उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां के कौशाम्बी में इसका उदय की बात मानी जाती है। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला वो श्रीगुप्त थे। जो श्रीगुप्त थे वो इनके राजा थे। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। जो प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख हमें मिला है, ताम्रपत्र अभिलेख पूना में, उसमें इन्हें क्या जो श्रीगुप्त है, इनका दूसरा नाम आदिराज, क्या नाम बुलाया गया, आदिराज भी इनका नाम है। हमें ऐसी जानकारी जो प्रभावती गुप्त थी उनके पूना ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है कि इनको आदिराज कहकर भी बुलाया जाता था। और साथ ही श्रीगुप्त ने क्या किया था कि गया में जो चीनी यात्री थे उनके लिए एक मंदिर बनवाया था। मंदिर क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य यह था कि चीनी यात्री इर्सिंग ने 400 वर्षों बाद 671 से 692 बीच में किया था। चीनी यात्री जो था इसने इसने इसका उल्लेख किया था कि श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्री जो आए थे उनके लिए एक मंदिर बनवाया था। यह जानकारी हमें सिंह के लेख से पता चलती है। पुराणों में यह कहा गया कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत मतलब अयोध्या, मगध में फैला था। मतलब जो पुराण है उनसे हमें पता चलता है कि गुप्त राजाओं का जो साम्राज्य था, राज की सीमा का विस्तार था, वो गंगा द्रोणी मतलब गंगा के मोहाने तक, प्रयाग मतलब इलाहाबाद वाला क्षेत्र, साकेत मतलब अयोध्या का क्षेत्र और मगध मतलब बिहार वाला क्षेत्र में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। जब श्रीगुप्त का शासन चल रहा था उस समय महाराज, जैसे आगे आप देखेंगे कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और इनके पुत्र जो थे उसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, सम्राट, महाराज, इस तरह की जो उपाधियां थी वो श्रीगुप्त का जब शासनकाल चल रहा था उस समय महाराज की जो उपाधि दी जाती थी वो सामंत होते थे, सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। मतलब जो श्रीगुप्त था ये माना जाता है कि ये भी महाराज की उपाधि धारण किए थे, तो ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त जो थे एक सामंत थे और ये भी किसी के अधीन रहकर शासन या शासन कर रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे केपी जायसवाल, उनके अनुसार क्या कि श्रीगुप्त भारसिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। इनका ये जो इतिहासकार है इनका कहना है कि जो श्रीगुप्त थे वो भारसिव शासन कर रहे थे, उनके अधीन एक छोटा क्षेत्र था प्रयाग, आज का इलाहाबाद, वहां का ये शासक था। और चीनी यात्री जो इत्सिंग है उसके अनुसार क्या मगध के मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण कराया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान में दिया था। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
फिर नेपाल और दक्कन में हाल की खुदाई से पता चला है कि गुप्त प्रत्यय आभीर राजाओं से संबंधित थे। जो गुप्त नाम का प्रत्यय लगता है, मतलब कि आंगी जो लगता है गुप्त, वो आभीर राजाओं से संबंधित थे। इतिहासकार D.R. रेग्मी इंपीरियल गुप्तों को नेपाल के आभीर गुप्तों जोड़ते हैं। इनका मानना है कि जो गुप्त है ये नेपाल के आभीर गुप्तों से ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इतिहास की जानकारी की, जो हमें ये जानकारी प्राप्त है, इसके स्रोत क्या हैं, किससे हमें पता चलता है कि ये श्रीगुप्त है। कुछ तो जानकारी हमें मिली होंगी, अभिलेख मिले होंगे, सिक्के मिले होंगे। हमें जानकारी क्या क्या स्रोत मिल सकते हैं? अभिलेख होंगे, सिक्के होंगे, मोहरें होंगी, ये अभिलेख होते हैं। मतलब ये जानकारी के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक देखते हैं इसके बारे में। अगर अभिलेखों की बात करें तो चंद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, उदयगिरी गुफा का अभिलेख है, सांची शिलालेख है, और महरौली की लौह स्तंभ अभिलेख जो है, भूमि संबंधी हमें दस्तावेज जो मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उन सबसे हमें आर्थिक दशा की जानकारी देते हैं ये कि उस समय की आर्थिक दशा किस तरह की थी गुप्त साम्राज्य में। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो चीन के यात्री फायान की पुस्तक और कालिदास जो थे उनके द्वारा लिखी ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब की सहायता से ही गुप्त साम्राज्य काल के इतिहास की कहानियों को जोड़ना संभव हुआ है। हमारे पास साहित्यिक स्रोत जो हैं उससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारियां हैं उसकी जो एक दूसरे से जुड़ने वाली कड़ियां हैं, वो कड़ियों को जोड़ने में हमें आसानी या सहायता प्राप्त होती है इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से। साथ ही अभिलेखों से जो सिक्के हैं उनसे हमें आर्थिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अगर कोई भी स्तंभ अभिलेख जिस क्षेत्र में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में कोई हमको शिलालेख मिलता है, तो ये माना जाता है कि जिस शासक का ये शिलालेख है उसका शासन उस क्षेत्र तक था, इसीलिए उसका शिलालेख जो है वहां उस क्षेत्र में मिला है। तो इस तरह के अनुमान, इस तरह की कल्पनाएं की जाती हैं। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब चौथी शताब्दी चालू हुई थी, और जब तो इस वंश का नाम क्या था? गुप्त वंश था, जिसको 300 वर्षों तक इसने शासन भी किया था। और इस वंश का जो शासन काल था अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ था, और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो श्री गुप्त को दिया जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त जो प्रथम इसके थे उनको माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त वंश में काफी शासक हुए हैं, जिसमें से श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, इन सब के बारे में समुद्रगुप्त हो गया। काफी जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। और ये सांस्कृतिक विजयों के लिए ख्याति प्राप्त थी, न कि युद्ध या आपको आक्रमणकारी गतिविधियों के लिए। अब हम लोग एक एक शासक के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस क्षेत्र में क्या कार्य किए। जैसे श्रीगुप्त की बात करें तो गुप्त सेना के पूर्व में स्थित तामपत्र अभिलेख में भी गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। जो हमें तामपत्र का अभिलेख मिला है उसमें भी हमको पता चला है कि आदिराज के रूप में आदिराज इनको कहा जाता था। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया, मतलब श्रीगुप्त का जो गोत्र है वो धारण बताया गया। इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। मतलब इन्होंने 240 ईस्वी 280 मतलब 40 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया था। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब गुप्त समय की बात की जा रही है तो उस समय जो महाराज की उपाधि थी वो सामंतों को दी जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो श्री गुप्त थे ये एक सामंत थे, किसी शासक के अधीन शासन कर रहे होते हैं प्रयाग के निकट वाले क्षेत्र में। तो इसलिए श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। एक सिंह जो था चीनी यात्री, उसके अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के 24 गांवों का दान में दिया था। 24 गांवों को दान में देने का मतलब होता है कि उस मंदिर के रख रखाव, उसका देखभाल करने के लिए जो धन वित्त की आवश्यकता होती है उसकी जो पूर्ति होगी वो 24 गांव जो दान में दिए गए थे उससे प्राप्त धन या जो आपको कर प्राप्त होगा उससे उस मंदिर के बारे का रख रखाव किया जाएगा। फिर घटोत्कच गुप्त के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये इनके पुत्र थे जो कि 280 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अब महाराज की उपाधि इसने भी धारण की थी तो इसका मतलब कि ये भी किसी के अधीन शासन कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय महाराज जो थे सामंत को कहते थे। और प्रभावती गुप्त के जो पूना व रिद्धपुर का तामपत्र अभिलेख हमें मिला है, उसमें घटोत्कच को क्या कहा गया, गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया तथा उसका राज्य जो है संभव मगध के समीपवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित था। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त, जो आपको मैंने बताया प्रथम या द्वितीय जो बताया था, उसमें वो वास्तविक संस्थापक लोग शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते हैं। जबकि अगर प्रथम राजा की बात की जाए तो गुप्त वंश का प्रथम राजा घटोत्कच को माना जाता है। उसने लगभग 319 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त जो प्रथम है ये गुप्त काल के हैं, और एक चंद्रगुप्त मौर्य जो हम लोग पढ़ते हैं वो मौर्य काल के थे। गुप्त वंश का प्राथमिक वास्तविक संस्थापक देखिए क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम था, ये वास्तविक संस्थापक थे। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सोचेंगे कि अभी तो श्रीगुप्त ने इसके स्थापना संस्थापक थे, अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि साम्राज्य की नींव डाली थी। मतलब नींव डालने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मजबूती प्रदान की गई थी वो चंद्रगुप्त के समय में ही प्राप्त की थी गुप्त वंशों ने। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण कर उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देखिए अभी तक आपने जो श्रीगुप्त पढ़ा, घटोत्कच पढ़ा, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और महाराज उस समय सामंत कहते हैं, सामंत का मतलब क्या था कि किसी शासक के अधीन रह के शासन कर रहे थे, जबकि इसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब हुआ कि ये स्वतंत्र होकर किसी के अधीन शासन ना करके स्वतः शासन कर रहे थे। इसलिए इसको कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इन्होंने अपनी जो राजधानी चुनी थी वो पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। जो गुप्त संवत की बात की जाती है वो 319 ईस्वी का है, और उसका जो हमें जानकारी मिलती है वो मथुरा का अभिलेख एक है। उस समय पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र व दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। मतलब गुप्त वंश में सबसे पहला जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने सोने के सिक्के चालू करवाए थे। और एक तरफ उसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मतलब अपना कुमार देवी का नाम लिखा हुआ था, चित्र था, और दूसरी ओर जो था लक्ष्मी का चित्र था, मतलब नाम नहीं लिखा था, चित्र बना हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया था। ये जो कुमार देवी चंद्रगुप्त क्या की पत्नी थी, कुमार देवी, इनका चित्र था सिक्कों में, और ये लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह इन्होंने किया हुआ था। समुद्रगुप्त की बात करें, महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त, क्योंकि इन्हें साम्राज्य विस्तारवादी शासक की संज्ञा भी दी जाती है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र जो था समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा और कुमार देवी का जो पुत्र होता है वो गद्दी पर बैठ गया, वो था समुद्रगुप्त। और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। सबसे महान शासकों की सूची में समुद्रगुप्त का नाम भी उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। इन्हें पर क्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था, राजनीतिक तो था ही, क्योंकि विजय कर रहे थे, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसके शासनकाल में ये नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक शक्ति को ही मजबूती प्रदान की जाए, सांस्कृतिक क्षेत्र की जो था उसकी अनदेखी की जाएगी, ऐसा इसके काल में देखने को नहीं मिलता है समुद्रगुप्त के। और इस साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वे स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे। जो लिच्छवी दोहित्र थे, इनको अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा जाना पसंद था, और इस बात पे ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। श्रीलंका के शासक जो थे मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने तो अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था।
कि जो श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन, इन्होंने क्या किया था कि समुद्रगुप्त से आज्ञा पाने के लिए कि बोध गया में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करना, बौद्ध विहार बनाना है, उसकी अनुमति के लिए अपना एक राजदूत इनके दरबार में भेजा। और इन्होंने मतलब साथ इन्होंने आज्ञा भी दे दी, साथ में कुछ गांव भी इनको प्रदान किए थे उसकी देखरेख करने के लिए। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ था। इसमें उसके 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। मतलब पता चलता है कि इसने 12 से ज्यादा विजय की होंगी, लेकिन अभी 12 का हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसने 12 विजय किया और एक भी युद्ध में ये पराजित नहीं हुआ है आज तक। सॉरी। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने का अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण नाम रखते हैं समुद्रगुप्त को। इसका रीजन ये है कि ये एक अच्छे कवि भी थे और संगीत भी पसंद करते थे। इनके मतलब कई सिक्कों पे इनको वीणा बजाते हुए भी देखा गया है। सिक्के जो थे उसमें आकृति जो बनी है, चित्र बने हैं, उसमें इनको वीणा बजाते हुए देखा गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को संगीत का भी जानकारी थी, इनको शौक था। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है, मतलब उसको कला में भी रुचि थी। उसका देहांत 380 ईस्वी में हुआ, जिसके उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। ये भी या उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ था। उसे वीणा वादन का शौक था। आपको जैसा मैंने बताया कि सिक्के पर चित्र बने होते हैं वीणा वाले, जिससे हमें पता चलता है ये समुद्रगुप्त का है। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु, उनको अपना मंत्री बनाया हुआ था। मंत्री परिषद में जगह दी हुई होती है। हरिसेन जो होते हैं वो समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछा जाए, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। जो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति किया, प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या, समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा जो की गई है, उसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के बारे में, विजय के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में, और एकदम एग्जैक्ट सटीक हमको जानकारी मिलती है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। जो काव्यालंकार हमें सूत्र है उसमें समुद्रगुप्त को हमें एक दूसरा नाम मिलता है, वो है चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असाही तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। मतलब जो उदार थे, दानशील थे, असाही थे, मतलब जिनको सहयोग की आवश्यकता थी, अनाथ थे, उनको अपना आश्रय मतलब अपनी क्षेत्र में जगह दी, अपने राज्य में जगह दी, उनके मदद की, सहायता की। और वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर पंथ यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है। अब हम लोग समुद्रगुप्त का साम्राज्य देख लेते हैं, कहां से कहां तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, जो विंध्य का पर्वत है वहां तक ये क्षेत्र में समुद्रगुप्त का विस्तार था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम में पूर्वी मालवा का जो पठार आप देखते हैं पूर्वी भाग में, वहां तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। मतलब अगर आप कश्मीर का कुछ भाग छोड़ दें, कश्मीर छोड़ दीजिए, पश्चिमी पंजाब छोड़ दीजिए, पश्चिमी राजस्थान छोड़ दीजिए, सिंध छोड़ दीजिए और गुजरात, तो बाकी समस्त उत्तर भारत का जो क्षेत्र था ये समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित था। और दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। कि जो दक्षिणापथ के शासक थे, पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां थी, वो इनकी अधीनता मानती थी कि अपना जो शासन था कर रहे थे इस क्षेत्र के लोग, वो समुद्रगुप्त के अधीन रहकर ही शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब अपनी इन्होंने सैन्य विजय की उसके बाद एक इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि एक घोड़ा जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, और वो जिस क्षेत्र से गुजरता है और उस क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका
अगर नहीं रोका तो वो क्षेत्र का जो राजा होगा उनको अपने अंडर में मानेगा कि ये मैं उनके अधीन रह के ही शासन करूंगा, और अपना निश्चित उपहार या कर उस राजा को भेजेंगे। अगर किसी राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो उस घोड़े को रोकने वाले राजा को उस राजा से जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उससे युद्ध करना होता है। तो इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो थी हरिशरण के अनुसार क्या थी, समुद्रगुप्त की दिग्विजय का ध्येय धरणी बंद मतलब भूमंडल को बांधना था, मतलब केंद्रित करना था, केंद्र में शक्ति के रूप में एकजुट करना था। इन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन तथा गणपति नाथ प्रमुख थे। मतलब उत्तर भारत के 9 शासक थे जिसको इन्होंने पराजित किया हुआ था। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यवर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था। तो यह था समुद्रगुप्त का साम्राज्य। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त सम्राट अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया। मतलब जो एक देखिए क्या होता है कि बेस तैयार कर दिया गया होता है श्रीगुप्त के समय से ही समुद्रगुप्त के समय तक। अब क्या हुआ कि बेस बन गया, अब उस पर मंजिल बनानी है, तो वो कार्य विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, अपने राज्य को एक नई ऊंचाइयों के तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व बंगाल तक तथा उत्तर हिमालय की तलहटी से दक्षिण नर्मदा तक विस्तृत हो गया। मतलब जो क्षेत्र आपने देखा समुद्रगुप्त के क्षेत्र में शामिल नहीं था, कि आपका कश्मीर का क्षेत्र नहीं था, गुजरात का क्षेत्र नहीं था, और इधर विंध्य तक था, तो इन्होंने नर्मदा नदी जो घाटी थी वहां तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण कहा जाता है, कि इस काल में साहित्य में जो उन्नति हुई, कला के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, वो गुप्त काल पीरियड में किसी अन्य शासक के काल क्षेत्र में नहीं हुई, यहाँ तक कि समुद्रगुप्त के शासन काल में भी नहीं हुई। क्योंकि इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनका जो ध्येय था, वक्तव्य था, उद्देश्य था, वो सांस्कृतिक विजय या आपका साहित्यिक क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी इनकी, ना कि युद्ध करने में, आक्रमण करने में। इस तरह की रुचि इनको कम थी। और इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन कराया था। जो रजत की मुद्राएं होती हैं उसका प्रयोग जो पहले प्रारंभ किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने द्वितीय ने ही किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। आपने सुना होगा 9 रत्न। आप एमपी में जाएंगे ना, जब एमपी में मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में वहां पे 9 रत्न जो इनके दरबारी कवि थे, सब लोग जो शामिल थे, उनके नाम पे रोड के नाम है। तो आपको 9 रोड ऐसी मिलेंगी जो इनके कवियों के या इनके जो 9 रत्न दरबार में सम्मिलित थे उनके बारे में है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पासीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य जो आपको विक्रम बेताल की कहानी आप सुनते हैं ना, जिसमें वो जो विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ना वही विक्रमादित्य है, क्योंकि इतिहास में अभी तक 14 के आसपास विक्रमादित्य हुए हैं। उसने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की। जो शक थे उन पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी, जिसके गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज बन गया था। क्योंकि देखिए शक जो थे ना इस गुप्त साम्राज्य को काफी परेशान कर रहे होते हैं, तो इसको पराजित करने के बाद गुप्त साम्राज्य एक काफी समय तक शांति काल में रहता है और एक शक्तिशाली राज्य बन जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक उन्नति सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी विकास हुआ होता है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव भी है, देवगुप्त भी है, देवराज भी है, देवश्री भी है। ये आपको नाम याद रखने हैं, ये आपको फैक्ट के रूप में पूछते हैं। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां भी धारण की थी। उसने नागवंश, वकाटक और कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखिए अब नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि उससे युद्ध की समाप्ति। वकाटक वंश के साथ भी इन्होंने क्या किया, क्या वैवाहिक संबंध किए। कदम राजवंश जो था इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन राजवंशों जो इनके साथ संबंध हो गए, तो ये अब क्या हो गया, इनके वैवाहिक संबंध हो गए, तो आपस में युद्ध का एक भय खत्म हो गया और इनको पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई, जिससे इनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई थी। जो प्रभावती का ताम्रपत्र अभिलेख आप देखते हैं, वो प्रभावती गुप्त ये जो थी कन्या, ये कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश जो थे रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। जो वकाटक जो इनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे ना, वकाटक क्या हुआ था, वकाटकों के का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह था, ये वकाटक नरेश के जो थे रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ इनका विवाह कर दिया, जिससे वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और अपनी स्थिति अपनी मजबूती इन्होंने प्राप्त की। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। शकों को पराजित करने का उद्देश्य था, इसलिए ये दक्कन में अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। मजबूती प्राप्त करने के लिए इनको समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की थी। जो समुद्रगुप्त के समय में गुजरात का क्षेत्र सम्मिलित नहीं था गुप्त साम्राज्य में, वो विक्रमादित्य द्वितीय के समय वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद कुमार गुप्ता के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ का क्षेत्र जो था उससे विजय प्राप्त कर ली थी। वकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन हुआ। जो वकाटक थे और गुप्त था, इनसे वैवाहिक संबंध और शक्ति मजबूती से जो शक थे उनको पराजित किया गया और उनको उन्मूलन कर दिया गया। कदम राजवंश का शासक जो था कुंतल, मतलब कर्नाटक में था कदम राजवंश, और चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह जो था कदम वंश में हुआ था। इन्होंने कदम मतलब कुंडल कर्नाटक साउथ में भी इनके क्षेत्र विस्तार करना था, तो इन्होंने क्या क्या कि अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम जो थे इनका विवाह कदम राजवंश से में कर दिया। और शक उस समय गुजरात तथा मालवा प्रदेशों पर राज कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि वकाटकों के सहयोग से वहां से इनको हटाया गया। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर भी अधिकार स्थापित हो गया। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बन गई। अभी तक पाटलिपुत्र थी, लेकिन अब उज्जैन जो थी गुप्त साम्राज्य की राजधानी बन गई। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो आपका आपका जो जाएंगे वहां पे कुछ क्षेत्र हैं, वहां पे जो इनके जो कवि हैं नवरत्न, उनके बारे में आपको नाम देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ब्राह्मण धर्म जो था उसकी काफी उन्नति होती है। इनका प्रधान सचिव वीरेंद्र जो था वो शैव था, और सेनापति जो अम्रकार्दव था वो बौद्ध था। विद्वानों को इसमें संदेह कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। मतलब हम लोग को संदेह है, मतलब हम लोग को क्या इतिहासकारों को, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वही विक्रमादित्य हैं, लेकिन माना जाता है कि ये विक्रमादित्य वही हैं। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था, जो 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पे था। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। मतलब जो समुद्रगुप्त ने क्षेत्र जीते और जो बचे हुए क्षेत्र थे उस क्षेत्र को जीत के अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जो किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और जो फायान भारत में आया था, यात्रा पे आया, तो उसने अपने जो चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य देखा, शासनकाल देखा, उसमें एक सुखी समृद्ध देश के रूप में इसका वर्णन किया हुआ है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय थी उसके बारे में हम लोग एक चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय थी उसके बारे में देखते हैं। सबसे प्रमुख विजय शक विजय थी। शक विजय की बात की, जो पश्चिम में शक जो थे क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। शक क्षत्रप जो था एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते रहते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज करते थे। जो शक थे गुजरात का काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र, वहां पर ये राज्य करते थे। और 371 से 412 ईस्वी के 381 से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजय किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था। जो रजत की मुद्राएं चालू की गई थी वो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चालू गए, तथा साकरी उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के भी। साकरी मतलब क्या हो गया,
शकों का विनाश करने वाला साकरी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही। फिर एक विजय की थी इन्होंने, वाहिक विजय के बारे में क्या ये आपको कम सुनने को मिला होगा। वाहिक विजय जो महाशैली स्तंभ लेख है ना, उसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर, जो 5 नदियां हैं उनको पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। और वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया, मतलब कि वाहिक जो थे वो कुषाणों की ही एक शाखा थे। और पंजाब भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है, वहां पे वाहिक विजय इन्होंने की थी। फिर इन्होंने एक बंगाल विजय की और गढ़ राज्यों पर भी विजय की। बंगाल विजय हमें महाशैली स्तंभ के लेख के अनुसार पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को भी परास्त किया था। गढ़ राज्यों पर विजय की थी, जो समय भारत में पश्चिमोत्तर भारत में गणराज्य थे। अनेक गणराज्यों द्वारा भी समुद्र की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्रता घोषित कर ली गई थी, उन पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। परिमाणता चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया गया। अपनी विजयों के परिणाम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतनी विजय करने पर अपने क्षेत्र को मिलाया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घाटी, दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी बनी थी। मतलब इसने 2 राजधानी बनाई थी, एक पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन में बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्णकाल युग कहा जाता है। इस काल में मैंने आपको जैसे बताया कला साहित्य इस क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई थी। उसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकार को आश्रय प्राप्त थे। 9 विद्वान जो थे, 9 रत्न थे, उसके नाम है कालिदास, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारामी, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिया, उसके पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया था और उसी से ही आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम निकला है। कुमारगुप्त प्रथम, अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 415 में ये राजगद्दी पर बैठते हैं और अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया और सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। देख रहे हैं आप, इस गुप्त वंश के शासक को लंबे 40 वर्ष 30 वर्ष इस तरह का शासन इन्हें लंबे पीरियड तक किया, तो जिससे एक स्थायित्व प्राप्त हो सका। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, और जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। ये मतलब गोविंद गुप्त और आपका कुमारगुप्त जो प्रथम थे, ये 2 भाई थे, जिसमें ये सबसे बड़े थे और ध्रुव देवी से ये उत्पन्न हुए थे और ये राजगद्दी पर बैठते हैं। जब कुमारगुप्त के बसाठ मतलब वैशाली का राज्यपाल था, आपका जो ये गोविंद गुप्त था, इनका छोटा भाई, ये वैशाली का राज्यपाल था उस समय। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। मतलब कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में शांति थी, सुव्यवस्था थी, किसी भी प्रकार की अराजकता इनके शासन काल के समय में व्याप्त नहीं थी। साम्राज्य की उन्नति के पराकाष्ठा पर था। जो साम्राज्य था वो उन्नति की पराकाष्ठा, मतलब कि सबसे ऊंचाई तक पहुंच चुका था उन्नति के मामले में। इसने अपने साम्राज्य का अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह पराजित किया। जो पुष्यमित्रों को गुप्त सेना थी, उसने पुष्यमित्र, आप पढ़ेंगे हम लोग अभी पुष्यमित्र के बारे में जानेंगे, तो उसकी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की और उत्तर में हिमालय, दक्षिण नर्मदा तक तथा पूर्व बंगाल खाड़ी से लेकर पश्चिम अरब सागर तक विस्तृत था। मतलब गुजरात का क्षेत्र के पार जाके अरब सागर के क्षेत्र में कुमारगुप्त का शासन जो था विस्तृत हो चुका था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्रा, दिव्य आदि उपाधि धारण की थी। ये सारी उपाधियां इन्होंने प्राप्त की थी, धारण की थी। कब धारण की? जब कोई विजय प्राप्त की थी तब। मिरक्कत
मिलरक्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण विद्वान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, मतलब ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। मतलब धर्म सहिष्णुता मतलब कि ये तो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो अदर धर्म थे, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, उनको भी पर्याप्त सम्मान दिया। और देखिए, पर्याप्त सम्मान दिया तो इससे समाज में अराजकता, शांति बनी रही, अराजकता नहीं थी, और जो इनका साम्राज्य था उन्नति की पराकाष्ठा पहुंच गया था। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में सभी को बराबर समानता की भावना से देखते हैं तो वहां पे आपको भेदभाव नहीं होगा, जिससे कि साम्राज्य आपका मजबूत होगा, किसी भी तरह की अराजकता साम्राज्य में या समाज में व्याप्त नहीं होगी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। जो कुमारगुप्त थे, सबसे ज्यादा अभिलेख हमें कुमारगुप्त के ही देखने को मिलते हैं। उसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी, मतलब मयूर, मतलब मोर की आकृति वाली जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, वो प्रचलित किए थे। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही की गई थी। कुमारगुप्त के समय में हूणों का हमला भी हुआ था। जब कुमारगुप्त गुप्त काल के समय में शासन कर रहे थे, उसी समय हूणों का आक्रमण होता है भारत में। अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पुष्यमित्र से युद्ध हुआ था। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। जो भीतरी अभिलेख हमें मिलता है उसमें कुमारगुप्त के शासनकाल का जो आखिरी समय होता है, लास्ट का क्षण होता है, उसमें उस समय शांति नहीं होती है। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र जो थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, और इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त कर दिया था। जो कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, इसने क्या किया था, पुष्यमित्र जो सुंग थे उनको युद्ध में परास्त कर दिया, मतलब पराजित किया। दक्षिणी विजय अभियान किया था। कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जो हमें सतारा जिले से एक अभिलेख प्राप्त होता है, मिलता है, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इन्होंने ये विजय अभियान चलाया भी था कि नहीं। अश्वमेध यज्ञ किया था। 27 जिले से प्राप्त 1315 मुद्राओं व लेकरपुर से 13 मुद्राओं के सहारे से अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है कि इन्होंने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। यहां तक आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैंने आपको सब चीज क्लियर की कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, विजय क्या होती है, स्कंदगुप्त के बारे में मैंने बताया, समुद्रगुप्त के बारे में सब आपको कंप्लीट किया। नालंदा विश्वविद्यालय भी कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही बना था। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्ता द्वारा किया गया था। जो कुमारगुप्त थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ कराया था। नोला नाडा को दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है। सॉरी, यह नालंदा होगा, ठीक है। नालंदा संस्कृत शब्द नालम दा से बना है। संस्कृत नालम का अर्थ कमल होता है, और कमल ज्ञान का प्रतीक है, और नालम प्लस दा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली, इसलिए इसको नालंदा कहा जाता है। कालक्रम में यह महावीर की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। अब हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में देख लेते हैं। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। मतलब स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त वंश का सबसे लास्ट का सबसे प्रतापी शासक कौन था, स्कंदगुप्त। इसके बाद के जो शासक थे ये इतने प्रतापी, इतने अच्छे नहीं होते हैं कि अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके और अपना केंद्रीय व्यवस्था बनाए रख सके। हूणों का गुप्त पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन की महत्वपूर्ण घटना थी। और श्वेत हूणों को पूर्वी हूण भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश कब्जा करके गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। इन्होंने क्या किया था कि जो हूण थे, इन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार कर गांधार का जो प्रदेश था उस पर कब्जा कर लिया और गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। मतलब कि गुप्तों के ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर दिए, यहां से माना जाता है। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र चक्र गणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति भी स्थापित कराई थी।
पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा जब पुष्यमित्र ने आक्रमण किया था। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया, उस पर विजय प्राप्त की। सबसे पहले उसने क्या किया था, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित कर दिया और सैन्य अभियानों में जो वो पहले से ही शामिल होता रहता था, मतलब जो सैन्य अभियान होते उसमें स्कंदगुप्त पहले जाता था, तो उसको एक नॉलेज था, एक्सपीरियंस था युद्ध में कैसे काम करना है, कैसे अपनी सेना को व्यवस्थित करना है। तो मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। वाकाटक जिसके साथ आपने देखा था वैवाहिक संबंध है, लेकिन वैवाहिक संबंध तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक होंगे, बार बार चलते तो रहेंगे नहीं। तो वाकाटक शासक जो नरेंद्र सेन थे उसको पराजित उन्होंने कर दिया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया था और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी और कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, मतलब बड़ा उदार से मतलब क्या था कि ये अपनी प्रजा जो थी, प्रजा के लोग जो थे पूरी तरह के सुखी थे, समृद्ध थे, किसी भी तरह का प्रजा को कोई भी दुख नहीं था। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, मतलब कि लोगों का उपकार करने का इसमें भावना थी, इस तरह के शासक था। जैसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती, मतलब कि प्रजा में अगर कोई दुखी है तो क्यों दुखी, इसका कारण तक इसको पता रहता था। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो था उसका शासन भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जुड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। जब काफी वर्षा हो गई तो सुदर्शन झील को जो बनी हुई थी उसका बांध टूट जाता है, लेकिन 2 महीने के अंदर पूरा इसने धन लगा के काफी व्यय करके 2 महीनों के अंदर ही उस पत्थरों की जुड़ाई से उस बांध को पुनः निर्माण कराया और इस झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर कर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया था। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही, मतलब इसके शासनकाल, मतलब ये बना तो ऐसा लगता है कि परेशानियां इसके सामने एकदम से आके खड़ी हो गई। उसका सबसे अधिक परेशान मध्य एशियाई हूणों लोगों ने किया था। जो मध्य एशियाई के हूण थे उन्होंने इसको काफी परेशान किया था। हूण एक बहुत ही दुर्दंत कबीले थे, मतलब कबीलाई जाति थी ये, और उनके साम्राज्य से पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना था। जो हूण थे उनकी वजह से रोमन का जो साम्राज्य था उसको भी खतरा था और भारत की तरफ में जो गुप्त शासक लोग शासन कर उनको भी था। श्वेत हूणों के नाम से पुकारे जाने वाली उनकी एक शाखा ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर फारस तथा बाहर की ओर रुख किया। इनकी एक शाखा थी श्वेत हूण। इन्होंने क्या किया, हिंदू कुश पर्वत को पार किया, फारस में भी गया, भारत की ओर भी आए और उन्होंने सबसे पहले क्या, गांधार पर कब्जा कर लिया। जो गांधार का क्षेत्र था पश्चिम में उस पर कब्जा कर लिया। फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। अब यहाँ से गुप्त और हूणों के बीच में युद्ध का सिलसिला जारी होता है, पर स्कंदगुप्त ने क्या किया, करारी शिकस्त दी। उसने मजबूती के साथ अपनी सेना का संचालन किया और युद्ध किया, जिसमें इनको हूणों को काफी धक्का लगा और 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। मतलब 50 साल तक इस युद्ध के बाद स्कंदगुप्त ने इनको इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि 50 वर्षों तक ये भारत की तरफ दोबारा से नहीं आए। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारी वर्षा टूट गया था तो उसको 2 महीने में इसने सही कराया था। गोविंद गुप्त स्कंदगुप्त का जो छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था, इसने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इनके जो चाचा, आपको मैंने बताया था जो उनके पिता थे, उनका छोटा भाई था गोविंद गुप्त जो गवर्नर था उस समय, तो इन्होंने क्या किया, स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्कंदगुप्त ने इस विद्रोह का भी दमन किया। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था, मतलब सबसे आखिरी शक्तिशाली सम्राट की बात की जाए तो वो स्कंदगुप्त था, जो 467 ईस्वी में उसका निर्धन हो जाता है। जिसके बाद से के जो शासक होते हैं वो इसने प्रतापी नहीं होते हैं कि गुप्त साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान कर सके और बाहरी आक्रमणकारियों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा कर सके। पुरुगुप्त के बारे में थोड़ा जान रहे थे। या कुमारगुप्त प्रथम जो था उसका ही पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। समता स्कंदगुप्त संतानहीन था, उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आई। मतलब स्कंदगुप्त का कोई पुत्र नहीं था तो उसका पुत्र, इसके बाद पुरुगुप्त जो था इसके हाथों में सत्ता आ गई। चूंकि वह वृद्धावस्था में राजा हुआ अतः उसका शासन अल्पकालीन ही रहा। मतलब कि जब
काफी उम्र में ये शासक बना था, और उसके समय गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो जाती, मतलब शासक कमजोर था उस समय। और गुप्त साम्राज्य क्या होता है, धीमे धीमे अपनी मतलब कि मौत की अवस्था में आने लगता है, समापन इसका प्रारंभ पूर्व गुप्त के काल से चालू हो जाता है। पूर्व गुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 का उसका लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिभा पर खुदा हुआ है। यह निश्चित रूप से पता नहीं कि वह उस स्कंदगुप्त का पुत्र था। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमार गुप्त उत्कीर्ण मिलता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुमार गुप्त को महाराज भी नहीं कहा गया है। महाराज मतलब कि सामंत तक इनको नहीं माना गया, और शासक की बात की जा रही है। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा देख लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय आर्थिक दशा किस तरह की थी। कृषि की बात की जाए तो चीनी यात्री फाहियान से पता चलता है कि गुप्त काल में भारतीय आर्थिक जीवन उन्नत था, मतलब आर्थिक दशा अच्छी थी। लोगों में परस्पर दान देने की होड़ लगी होती थी, लोग काफी दान दक्षिणा करते थे। कृषि उन्नत स्थिति में थी। अनाजों के अलावा फल भी उगाए जाते, तिलहन की भी खेती की जाती थी। किसानों से भूकर के रूप में उपज का 1/6 भाग लेती थी, मतलब कि छठा में 6 में से 1 भाग लिया जाता था। जब 60 किलो आपने अनाज बोया है तो 1/6 भाग इसमें से लिया जाएगा। परंतु कुछ ब्राह्मणों तथा अधिकारियों को कर मुक्त भूमि भी दी गई थी, मतलब कुछ किसान थे, ब्राह्मण थे, अधिकारी थे, उनको कर मुक्त भूमि दे दी जाती थी, और इनमें से कई अधिकारी किसानों से कर वसूल करने का अधिकार भी दिया जाता था। गुप्तकालीन की महत्वपूर्ण आर्थिक घटना थी किसानों को बेगार करने में मजबूर किया जाना। ये हमको पता चलता है जो यात्री आए हैं चीनी यात्री उनसे कि मतलब घटना ये घटना इस तरह की थी कि किसान जो थे उनको बेगार करनी होती थी, मजबूर किया जाता था। मतलब बेगार का मतलब हो गया कि काम करने के फलस्वरूप किसी भी तरह का मुआवजा या धन ना दिया जाना, इस तरह का कार्य आपको देखने को मिलेगा। गुप्तकालीन भारतीय उद्योग धंधों की स्थिति बहुत समृद्ध थी, मतलब कि गुप्त काल में जो धंधे थे, उद्योग थे, वो अच्छी स्थिति में थे। इस्पात लौह इस्पात का जो उद्योग था, वो समुद्री पोत निर्माण के उद्योग भी जो चालू हुआ था समुद्रगुप्त की यात्राओं के समय से, तो वो भी अच्छी उन्नति में था। फायान लिखता है कि देश में सोने चांदी आदि धातु मूर्तियां बनाई जाती थी, हाथी दांत से भी अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। मतलब पूरी तरीके से आप देखेंगे कृषि का क्षेत्र हो गया, उद्योग उद्योग का क्षेत्र हो गया, वो काफी उन्नत स्थिति में था। जो शिल्पकार के संघ बने होते थे ना, मतलब शिल्पकारों के संघ होता है, उनको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, पूछा जाए गिल्ड या श्रेणी। इस शिल्पकारों की संस्थाओं के पास काफी धन हुआ करता था, जो भी जनता की भलाई के कार्यों पर व्यय किया करती थी। व्यापार तथा नगर। पायन हमें जताता है कि मगध राज्य में अनेक नगर थे। नगर थे मतलब गांवों की संख्या कम थी, तथा वहां धनी व्यापारी लोग रहते थे। नगरों में धनी व्यापारी लोग रहते थे। एक व्यापार बहुत विस्तृत था, मतलब काफी दूर तक फैला हुआ था। देश के एक कोने दूसरे कोने तक व्यापार होता था। सभी जो मार्ग थे सुरक्षित, किसी भी तरह की लूटपाट की जैसी घटनाएं नहीं होती थी। जनता का नैतिक स्तर जो था ऊंचा था। नैतिक स्तर मतलब क्या होता है, नैतिक पतन जनता का नहीं हुआ था। जनता अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करती थी, लूटमार कम होती थी, किसी का वस्तु है उसको चोरी करना, छीनना, ये सारे कार्य नहीं होते थे। शांति थी, सुरक्षा थी, इस तरह की व्यवस्था थी जिससे व्यापार अच्छा बढ़ा। जब समाज में शांति होगी, चोरी नहीं होगी, उसका प्रशासन अच्छा होगा, तो व्यापार अच्छा चलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां थी, बड़े बड़े नावों द्वारा माल लाया ले जाया जाता था। और साथ ही व्यापारी वर्ग के लोग केवल धन कमाने में ही नहीं लगे रहते, बल्कि उनको दान देने के लिए भी आपस में ओर रहती। मतलब व्यापारी वर्ग जो था वो धन सिर्फ नहीं कमाता, साथ में दान देने के लिए भी आपस में संघर्ष करते थे, मैं सबसे ज्यादा दान दूंगा, इस तरह की भावना उनमें थी। लेकिन गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन होने लगा था। मतलब जो विदेश आंतरिक व्यापार तो अच्छा, लेकिन विदेशी व्यापार जो था वो कम था, क्योंकि 550 ईस्वी से भारत का पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ थोड़ा बहुत रेशम का व्यापार होता था बस। और 550 के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली, तो ये भी व्यापार बंद हो गया और निर्यात व्यापार पर कुप्रभाव पड़ा था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में रेशम बुनकरों की श्रेणी गिल्ड पश्चिम भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लौट देश को छोड़कर मदसौर चली गई। जो ये श्रेणी गिल्ड थी पश्चिम भारत में जो थी, वो वापस छोड़ के चली गई मदसौर। उन्होंने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य पेशे अपनाए।
गुप्त काल में सारी गंगा घाटी के अधिकांश शहरों का जो पहले विशेषकर कुषाण काल में बहुत ज्यादा समृद्ध थे, विघटन शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण राजधानी नगर भी वेन के काल तक गांव बन गए थे। मतलब जो शहर थे, नगर थे, इनका धीमे धीमे पतन होने लगा। व्यापार, आंतरिक व्यापार तो चल रहा था लेकिन बाहरी व्यापार नहीं हो रहा था, जिससे जो बाहर के लोग आए हुए थे, बसे हुए थे, वो छोड़ छोड़ के अपने अपने क्षेत्र में वापस चले गए। यहाँ तक कि पाटलिपुत्र जैसा जो महानगर राजधानी थी, नगर भी थी, उस साल में वो गांव बन गई थी। राजधानी जो थी, शहर थी, वो गांव अभी तक बन गई थी। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी विघटन में चला गया था। चिन्ह देखने को मिलते हैं, मतलब उसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। कुमरा हाट देखेंगे, जहाँ अशोक का महल था। सोनपुर हो गया, सौगौर हो गया, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी कई क्षेत्र हो गए। यहाँ पे जो हूण है, उनके प्रमाण हमको मिलते हैं कि हूणों ने यहाँ पे आए थे, और संभव कुछ शिल्पी जो थे वो गंगा घाटी को छोड़ दिए थे, मध्य भारत की तरफ चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे अधिक आसानी से अपना जीवन गुजार सकते थे। व्यापार जो था उनका चीन और लंका, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा जो थे, इनके साथ थोड़ा बहुत होता रहता था। और आपका भड़ोच हो गया, सुपारा, ये जो बंदरगाह से, यहाँ से व्यापार, विदेशी व्यापार होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाव के द्वारा हुआ करता था। लेन देन के लिए काफी नए सिक्के चालू किए गए थे। मोती, बहुमूल्य पत्थर, कपड़े, मसाले, नील, दवाइयां आदि पदार्थ जो थे एक दूसरे देशों को भेजे जाते थे। अब भूमि अनुदान की बात की जाए तो भूमि का को राजा, जो स्मृति का राजा को भूमि का अधिपति बताया है। राजाओं को भूमि दान या कभी कभी सारा गांव दान करते हुए भी देखा जाता था कि भूमि दान दे रहे हैं तो पूरा पूरा गांव ही दे रहे हैं दान में। यही धारणा मजबूत थी। गुप्तिका में शासक भूमि को ब्राह्मण, किसी गृहस्थ अथवा किसी राजधाधिकारी दान देने का अधिकारी था। भूमि जोतने वालों का कहाँ तक अधिकार होता था, यह प्रश्न अस्पष्ट है, लेकिन मतलब कि बृहस्पति तथा नारद स्मृतियों में स्पष्ट है कि कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर मालिकाना अधिकार तभी माना जा सकता है जब उसके पास कानूनी दस्तावेज हो। मतलब आपके पास कागज होंगे तो कानूनी दस्तावेज, तभी आपका अधिकार उसमें माना जाएगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति भूमि खरीदता था तो उसे राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब कोई आम आदमी अगर भूमि खरीदना चाहता है तो पहले उसको आपको क्या करना होगा, राज्य से अनुमति लेनी होगी। जमीन को साधारणतः दान में देने के उद्देश्य से खरीदा जाता था। मतलब जो जमीन खरीदी जाती वो मुख्यतः दान में देने के उद्देश्य से ही खरीदी जाती थी कि हम इसको दान में देंगे। सबसे पहले खरीदने वाला व्यक्ति स्थानीय शासन को सूचित करता था कि वह कौन सी जमीन की किस उद्देश्य से करना चाहता। मतलब शासन बताना होगा कि आप किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, तथा उस जमीन का जो भी मूल्य होगा उसे वह देने को तैयार है। कि मतलब उस जमीन की क्या कीमत है, मैं उस कीमत को देने के लिए तैयार हूँ, ये आप शासन को पहले बताएंगे, स्थानीय शासन को, तब आप जमीन खरीद सकते हैं। इस तरह के नियम कानून आपको देखने को गुप्तकाल में मिलेंगे। जब कोई भूमि खरीदता था तो दान में देता था, और उस भूमि की नाप जो सीमा रेखा बहुत इस पर शब्दों में व्यक्त की जाती। मतलब हर चीज क्लियर रहती, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता जिससे कोई भी समस्या आने आए। गुप्त युग और उसके पश्चात जैसे जैसे भूमि मंदिरों और मठों को दान में दी जाने लगी, वैसे वैसे कृषि मजदूरों की स्थिति गिरती चली गई और वे अर्धदास जैसे हो गए। मतलब जो कृषि मजदूर थे उनकी स्थिति गिरती गई, और वे मतलब दास, पूरी तरीके से दास नहीं, अर्धदास की श्रेणी में आ गए थे। स्थापत्य की बात की जाए तो कला, विज्ञान, साहित्य अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की थी। आप देखेंगे कि इसमें ईंट, पत्थर जैसी स्थानीय सामग्रियों पर मंदिर बनने लगे थे। जैसे प्रमुख मंदिर आपको तिगवा का विष्णु मंदिर देखेगा, जबलपुर में जो है, भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिणा कोठा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर झांसी में है आपका। ईंटों से निर्मित मंदिर बने। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर आपको कानपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इनकी विशेषताएं क्या थी मंदिरों की, देखो, चबूतरे जो थे ऊंचाई पे बनते थे, ऊंचे चबूतरे बनते थे। ईंट, पत्थर जैसी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन जो मंदिर थे उसमें शिखर नहीं मिलते थे। शिखर मतलब जो शिखर होता है वो नहीं बनता था। चढ़ने के लिए क्या चारों ओर सीढ़ियां बनती, मतलब ये मंदिर है, मान लीजिए ये मंदिर का ये है, तो आपको इधर से भी सीढ़ी देखने को मिलेगी, इधर से भी सीढ़ी देखने को मिलेगी, और इधर से साथ में इधर से भी सीढ़ी आपको देखने को मिलेगी। मंदिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था, मतलब ज्यादा तामझाम इसमें नहीं रहता, सिंपल सा इनका गर्भगृह बनाया जाता है। देवताओं को स्थापित किया जाता है, गर्भगृह के अंदर ही देवता रहते थे। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता, मतलब अलंकरण मतलब कि उसको सजावट नहीं देखने मिलती, लेकिन बाद में स्तंभ बनने लगे, दीवार पर बाहरी भागों पर चौखट आदि मूर्तियां लगाने लगे। भीतर गांव कानपुर श्री विष्णु मंदिर, नक्काशीदार है, इस तरह के मंदिर हमको बाद में देखने मिलते हैं, प्रारंभिक में ये सब चीजें नहीं थी। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी है।
मतलब ये सारी आकृतियां हमको मकर वाहिनी प्रवेश द्वार पर देखने मिलती है। देवगण का दशावतार मंदिर जो सबसे अद्भुत मंदिर है। और गुप्त स्थापत्य कला जो थी अपनी परिपक्व अवस्था में थी। मतलब जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो अब इसमें डिटेल से हम लोग एक एक चीज़ को कवर करेंगे। अभी तो ये आपको एक बेसिक चीज़ बेस बनाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। जब अंत सुंदर मूर्तियों से, उड़ते हुए पक्षियों से, पवित्र वृक्ष से, स्वास्तिक से, फूल पत्तियों द्वारा अंकृत थे। गुप्तकाली मंदिरों की विषय वस्तु जो थी रामायण महाभारत और पुराणों से गई थी। जो विषय वस्तु मंदिरों की थी गुप्तकाल के मंदिरों की, आपका जो रामायण महाभारत पुराण है, इनसे ही ली गई थी, इनसे ही ग्रहण की गई थी और बनाई गई थी। प्रशासन की बात की जाए तो गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्र राज व्यवस्था का हमस हुआ, हास हुआ। मतलब गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाधाई था। मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरह का प्रशासन था। देवतत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था कि मतलब कि राजा को देवता का मतलब देवता का एक प्रत्यक्ष आपका माना जाता था कि देवता का ही रूप है। एक तरीके से देवतत्व का सिद्धांत दिया गया था कि राजा जो है देवता का ही रूप है और राजा कभी देवता कभी गलत नहीं होते तो राजा भी कभी गलत नहीं होता है। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पधाई था। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। उसने उत्कर्ष के समय गुप्त सम्राट उत्तर हिमालय से दक्षिण विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व बंगाल खाड़ी से पश्चिम सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये मैं आपको बता दूं। राजस्व के स्रोत क्या थे? भाग, भोग और प्रणय करते हैं। भाग क्या था? राजा भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने जो छठा हिस्सा था उसको भाग कहा जाता। भोग क्या था? समता राजा को हर दिन फल फूल व सब्जियों के रूप में दिया जाने और जो कर था वो भोग कहलाता था। प्रणय कर क्या था? गुप्त काल में ग्राम वासियों पर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा था। मतलब अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा चंदा जो दिया जाता था भूमि कर भोग का उल्लेख में हुआ है। इसी प्रकार भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। चार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार भागों में समाज विभाजित था। अब इनका पतन कैसे हुआ गुप्त साम्राज्य का? तो सबसे पहले क्या था कि शक्ति से हूणों का आक्रमण जो हुआ था, इसने क्या क्या आगे व निर्बल सिद्ध हुए और इसका गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आयोग उत्तराधिकारी थे इनके। स्कंदगुप्त के उपरांत ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो योग्य हो और अपने जो राज्य है, साम्राज्य है, उसकी रक्षा कर सके, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सके। वंशानुगत राजतंत्र, गुप्त राज्य व्यवस्था वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी। इसके कारण भी पतन हुआ। मानिए राजा पुत्र राजा बन रहेगा तो राजा को जो पुत्र वो योग्य नहीं, फिर भी वो राजा बन रहा है, तो कहाँ से साम्राज्य मजबूत रह सकेगा? एक ये कारण था कि जैसे गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ। सामंतों के द्वारा भी, सामंत जो थे वो विदेशी आक्रमण थे जो हुए थे। गुप्त राज्य का दुर्भाग्य था कि इसका सामंत वर्ग स्वार्थी और महत्वाकांक्षी, जो सामंत थे वो स्वार्थी थे, महत्वाकांक्षी थे, अपने मतलब अपने बारे में ही सोचते थे। इस वर्ग ने संकट के काल में राज्य को बचाने के प्रयास करने के बजाय उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना ज्यादा बेहतर समझा। जब गुप्त साम्राज्य में समस्या आई, संघर्ष का समय आया, संकट का समय आया, तो ये सामंत ने अपने राज्य की रक्षा करने के बजाय अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राज्य बनाने ज्यादा बेहतर समझा और इससे भी साम्राज्य का पतन होता है। और इसने भी एक योगदान दिया, बहुत ज्यादा ही योगदान दिया। साथ में विदेशी आक्रमण जो हुए थे, शकों के होड़ों के जो आक्रमण हुए थे, वो साम्राज्य की रक्षा करने में केवल समुद्रगुप्त ही सफल रहा और केवल स्कंदगुप्त ही सफल रहा। और स्कंदगुप्त की मृत्यु पश्चात जो आप देखते हैं कि जो शासक होते हैं वो इसको मतलब इनके होड़ों के जो आक्रमण होते हैं उनको नहीं रोक पाते हैं और फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य नष्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग ने गुप्त साम्राज्य को पूरी तरह से कवर किया। आने वाली क्लास में इसके गुप्तोत्तर काल को हम लोग देखेंगे। गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग अन्य, अभी गुप्तोत्तर काल की दो क्लास होंगी, एक पार्ट और पार्ट टू में दो पार्ट में होंगी। फिर हम लोग संगम काल बचेगा, इसमें संगम काल कवर करेंगे। संगम काल के बाद हम लोग का पूरा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब 3 से 4 क्लास और लगेंगी जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में आपको जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, अनअकैडमी ज्वाइन करना हो तो लाइव 10 का कोड यूज़ करना ना भूलें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।